हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल रियलिस्टिक वे में स्वागत है। आज हम इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ एंड ए आर ओ में जितने भी उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन आए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उनको देखेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स। आइए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश, पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा क्या है? आपके ऑप्शन है अवधी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत। इसका पहला ऑप्शन है सी। आइए डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मैं भी आपके साथ ही पढ़ रहा हूँ, तो आइए। मुझे भी उत्तर प्रदेश राज्य की आधिकारिक भाषा हिंदी है, जिसको उत्तर प्रदेश राज्य अधिनियम 1951 द्वारा उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश की पहली आधिकारिक भाषा कौन सी है? हिंदी है पहली। इसे किसके अकॉर्डिंग अपनाया गया है? उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951 के द्वारा। और दूसरी कौन सी है? उर्दू, जिसे कब अपनाया गया था? 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड कब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था? आपके ऑप्शन है मार्च 2000, अप्रैल 2000, जुलाई 2000, नवंबर 2000। बताइए इसका क्वेश्चन आंसर क्या है? इसका आंसर है नवंबर 2000। आइए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर भारत का 27वां राज्य बना। उत्तराखंड का राजकीय पुष्प ब्रह्मा कमल है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? क्या है बताइए? उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है, अरे मेरे भी ध्यान से उतर गया, पलाश। और राजकीय वृक्ष है इसका राजकीय वृक्ष उत्तर प्रदेश का है अशोक सीता। और राजकीय पशु अल्पाइन कस्तूरी मृग है उत्तराखंड का। उत्तर प्रदेश का क्या है? पशु बारहसिंगा। और राजकीय पक्षी इसका क्या है? मोलान। उत्तर प्रदेश का क्या है? क्रोच सारस। और राजकीय खेल उत्तर प्रदेश का क्या है? हॉकी। और उत्तराखंड का क्या है? फुटबॉल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हो चलते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? आपके ऑप्शन है आम, बांस, बबूल, अशोक। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है अशोक, सीता अशोक। मैंने भी आपको बताया था ऊपर। आइए इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। आंसर डी सही है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है। इसका वैज्ञानिक नाम सरका इंडिका अशोका है। याद करिए क्या है इसका वैज्ञानिक, अशोक का वैज्ञानिक नाम क्या है? सरका इंडिका अशोका, क्योंकि पूछा जाता है इसका, कई एग्जाम में पूछा भी गया है। सरका इंडिका अशोका। स्थानीय भाषा में इसे सीता अशोक के नाम से भी जाना जाता है। मैंने बात बताया था सीता अशोक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अब बताइए, नील है, पीपल है, बरगद है, अशोक है? अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? आपके क्वेश्चन है यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध, किंगडम ऑफ बनारस एंड टिहरी गढ़वाल, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ इलाहाबाद एंड अवध प्रदेश। इसका ऑप्शन पहला सही होगा, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध। आइए देख लेते हैं सही है। ब्रिटिश शासन में 1902 में अपनाया गया था के दौरान उत्तर प्रदेश नाम का यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध था। उत्तर प्रदेश को 24 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। उत्तर प्रदेश कब अस्तित्व में आया? 24 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब रखा गया? 24 जनवरी 1950 को। पहले इसे संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। 1937 में संयुक्त प्रांत करा गया था और फिर 1950 में उत्तर प्रदेश कर दिया गया। फिर 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से 13 राज्यों से अलग उत्तराखंड बनाया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है? मोर, मोनल, सारस्क्रीन, कबूतर। आइए इसका ऑप्शन बताइए। इसका ऑप्शन होगा सारस्क्रीन। जब मैं बीच बीच में थोड़ा गैप देता हूँ तो आप भी बोला करिए, जिससे अच्छा मेमोराइज हो जाता है। आइए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं।
उत्तर प्रदेश राज्य का पक्षी सारस है, जबकि राज्य के पशु व वृक्ष बारहसिंगा अशोक है। उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्रम से आइए राजधानी देखते हैं। आगरा। आगरा सबसे पहली राजधानी उत्तर प्रदेश की कौन सी थी? आगरा। कब थी? 1836 से। फिर दूसरा कौन सा हो गया? प्रयागराज। प्रयागराज को कब बनाया गया था? 1858। फिर लखनऊ। लखनऊ आंशिक रूप से तो 1921 से हुई थी, लेकिन पूर्ण रूप से उसे 1935 से कर दिया था। यह आपका रिपीट हो गया। आगरा थी 1936 से, फिर प्रयागराज, फिर लखनऊ आंशिक रूप से, फिर लखनऊ कर दी थी 1935 से पूर्ण रूप से इसकी राजधानी, अब तक लखनऊ हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह स्तंभ सिंह पिलर जो अशोक द्वारा निर्मित किया गया था, इसमें स्थित है। जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है भारत का, अशोक स्तंभ भी बोलते हैं, उसे कहाँ स्थित किया गया था? कहाँ पर स्थित है वो? प्रयागराज में, सारनाथ में, मथुरा में या अलीगढ़ में? बताइए कहाँ पर है? आपका ऑप्शन सही है, सारनाथ। आइए देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह स्तंभ जो अशोक द्वारा निर्मित किया गया था, वह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के सारनाथ में। किस जिले में? वाराणसी जिले में, सारनाथ में। मूल रूप से इसमें 4 सिर हैं। कितने हैं? 4, 3 नहीं है, 4 हैं। 4 चारों दिशाओं की ओर मुंह किए हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। भारत सरकार के द्वारा कब राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950। याद करिए, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी नहीं, 26 जनवरी 1950 को। प्रतीक चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा। किस लिपि में लिखा गया? देवनागरी लिपि में। और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है शब्द? मुंडको उपनिषद। किस उपनिषद से? मुंडको उपनिषद से। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? 62 है, 68 है, 72 है, 75 है। बताइए कितनी है? ये तो सबको पता होगा वैसे। 75। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आइए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन और देख लेते हैं। मैप अपने दिमाग में मैप कर लीजिए, पूर्व से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण, और एज्यूम कीजिए पश्चिम में सबसे पूर्वी जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का? बलिया। कौन सा है? बलिया। और पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली। कौन सा है? शामली। पूर्वी कौन सा है? बलिया। और पश्चिमी कौन सा है? शामली। और उत्तर में कौन सा है? सहारनपुर। और दक्षिण में कौन सा है? सोनभद्र। उत्तर में कौन सा है? सहारनपुर। और दक्षिण में सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? हापुड़। और सबसे बड़ा कौन सा है? लखीमपुर खीरी। याद दे नहीं रखा इसमें, याद करिए, मैं बता रहा हूँ कौन सा? लखीमपुर की। और जो 3 ओर से घिरा हुआ जिला मध्य प्रदेश से कौन सा है? एकमात्र जिला जो मध्य प्रदेश 3 ओर से घिरा हुआ है, ललितपुर। कौन सा है? ललितपुर। और सोनभद्र एकमात्र जिला जो 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, सोनभद्र है, जो बिहार से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से और मध्य प्रदेश से, इन 4 राज्यों के साथ एक जिला यूपी का 4 राज्यों के साथ सीमा। ये बहुत पूछा जाता है, ये आगे भी आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कहा गया था? ये तो बता दिया, आप भी बता दीजिए। इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन कब होता है? क्योंकि उत्तर प्रदेश, बताइए, 20 जनवरी, 9 नवंबर, 1 नवंबर, 24 जनवरी। इसका गठन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950। तो इसका उत्तर प्रदेश दिवस फिर कब मनाया जाएगा? 24 जनवरी को ही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी 1950 को तत्कालीन संयुक्त प्रांत का नाम परिवर्तित करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया। यह दिवस
मई 2017 से प्रतिवर्ष बनाया जाता है। जब से योगी सरकार बनी है, जब से ही 2017 से इस नाम का को बनाया जाता है। 24 जनवरी से वो उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, 24 जनवरी को 2017। याद रखिए, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, मई 2017 कब से मनाया जाता है उत्तर प्रदेश दिवस? 24 जनवरी को, मई 2017। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा, भैंस है या घोड़ा है या शेर है? कौन सा है बताइए? अभी ऊपर बताया था बारहसिंगा। इसे पढ़ लेते हैं थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन। ये होता है कि हमें एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाती हैं। उत्तर प्रदेश राजकीय पशु बारहसिंगा, इसे दंदली हिरण भी कहते हैं। हाँ, एक बार के दंदली हिरण के नाम से भी आया है बारहसिंगा, याद करना, दलदली हिरण। बारहसिंगा को क्या और क्या कहते हैं? दलदली हिरण। राज्य के अन्य प्रतीक चिन्ह। राजकीय चिन्ह मछली और तीर धनुष है। मछली और तीर धनुष और गंगा रिवर के साथ फ्लो होता है, कि लोगों में दिखाया जाता है। और जो रूमी दरवाजे से लिया गया है, मछली कहाँ से ली गई है? रूमी दरवाजे को प्रतीक करती हैं, और मुस्लिम काल को। और तीर धनुष राम राज्य को प्रतीक है। राजकीय पुष्प पलाश और राजकीय पक्षी क्या है? सारस, क्रॉच। और राजकीय वृक्ष अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? पलाश, कमल, सोन चंपा या गुलमोहर? बताइए इसका क्या है? आप ही बताया करिए जब से प्रैक्टिस होगी। इसका ऑप्शन ए सही है, पलाश। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के तत्वों के बारे में बेमेल है? राजकीय वृक्ष अशोक है, राजकीय पक्षी सारस क्रेन है, आपका सी ऑप्शन राजकीय पुष्प पलाश है, और डी ऑप्शन है राजकीय पशु नीलगाय। कौन सा फीमेल है इसमें? देखो, पलाश था, वृक्ष था, अशोक था, वो भी था, पक्षी था, क्रेन वो भी ठीक था, नीलगाय। पशु हमने क्या बताया था? बारहसिंगा, दंदली हिरण। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? डी ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतीक चिन्ह में क्या नहीं है? क्या नहीं है? आइए ऑप्शन में जानते हैं। तीर, बी ऑप्शन धनुष, सी ऑप्शन मछली एंड डी ऑप्शन मोर। तीर है, मैंने बताया था आपको, तीर। धनुष तीर लिया गया था किसे? राम राज्य का प्रतीक था धनुष। और मछली किसके? मुस्लिम काल की प्रतीक है। मोर है? मोर नहीं है। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, डी। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतीक चिन्ह में क्या नहीं है? मोर नहीं है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रतीक चिन्ह में मछली एवं धनुष तीर है। इसमें व्रत के ऊपर धनुष तीर, बीच में बहती गंगा यमुना नदियाँ, नीचे दाएं बाएं दो मछलियां हैं। इसे 1983 में स्वीकृत किया गया था। मोर प्रतीक चिन्ह इसमें शामिल है। इसका उत्तर प्रदेश का प्रतीक चिन्ह कब स्वीकृत किया गया? 1983 में। याद रखना, कब उत्तर प्रदेश का प्रतीक चिन्ह कब स्वीकृत किया गया है? बताइए। 1983 में। कब किया गया? 1983 में। उत्तर प्रदेश का प्रतीक चिन्ह मछली एवं धनुष और दो गंगा यमुना बहती हुई नदियाँ एक व्रत में दिखाई गई हैं। इसे कब स्वीकार किया गया? 1983 में। आइए नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश विगत काल के संयुक्त प्रांत के पहले गवर्नर कौन थे? स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम गवर्नर कौन थे? फ्रांसीसी वर्नन विली, सरोजिनी नायडू, न्यायाधीश बीबी मलिक, एच.पी. मोदी। शायद इसका ऑप्शन मुझे बी लग रहा है, सरोजिनी नायडू। इसका ऑप्शन बी है। आइए देखते हैं क्या होगा। सही है, हमारा ऑप्शन सही है, बी।
स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम गवर्नर कौन थे? सरोजिनी नायडू थी, जो 1947 से लेकर 1949 तक थी। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी और पहली महिला भी थी, जिसका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से लेकर 2 मार्च 1949 तक था। इसके पश्चात श्री विधुभूषण मलिक, बीबी मलिक, विधुभूषण मलिक एवं श्री और मस्जी पेरोसा मोदी, HP मोदी थे। बीबी मलिक और HP मोदी बनी थी। इसके बाद सरोजिनी नायडू के बाद कौन बने थे गवर्नर? बीबी मलिक एंड HP मोदी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गोविंद वल्लभ पंत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गोविंद वल्लभ पंत आगरा घराने के जाने वाले घटक, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और शास्त्रीय नृत्य शैली कथक के महत्वपूर्ण प्रतिपादक कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत मुख्यमंत्री थे ना। इसका ऑप्शन सी होगा। ये देखते हैं मैं सही हूँ या गलत है। सही है। गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री। कौन से मुख्यमंत्री थे? प्रथम कौन थे उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री? गोविंद वल्लभ पंत। वे कांग्रेस के नेता, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। ये तो हमने पहले पढ़ लिया था। आइए दूसरा चैप्टर हमारा भौतिक विन्यास शुरू हो चुका है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल। ये 3 तो करते हैं। इसका डी ऑप्शन है, वो ऑप्शन थोड़ा वो हो रहा है। आइए देखते हैं हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल राज्य उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, क्योंकि पश्चिम बंगाल बिहार के साथ करता है, उत्तर प्रदेश के साथ नहीं करता। उत्तर प्रदेश सीमा साझा करने वाले राज्य कितने राज्य हैं? उत्तर प्रदेश सीमा करने वाले राज्य 8 हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। आइए उत्तर में कौन सा है सबसे ऊपर और जिसकी सबसे छोटी सीमा है? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। और उत्तराखंड से और एक देश भी सीमा साझा करता है, फिर नेपाल आता है और फिर आ जाता है बिहार, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड और फिर मध्य प्रदेश। ये सीक्वेंस थोड़ा गलत हो गया है। और फिर राजस्थान, फिर हरियाणा, दिल्ली में इसमें उत्तराखंड एक केंद्र शासित प्रदेश। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उत्तर प्रदेश कितने भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में से घिरा हुआ है? कितने हैं? मैंने आपको बताया था 8 और 1 9। तो इसका आंसर क्या होगा? 9। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगी है। उत्तर प्रदेश की सीमा दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लगती है। उत्तर प्रदेश को छूने वाली सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश राज्य की और सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश राज्य की है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी है। आइए ऑप्शन: छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। दूसरा छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, झारखंड, राजस्थान। बताइए कौन सा? मैंने भी ऊपर बताया था आपको और आपको भी याद होगा, ये चीज़ तो नॉर्मल है। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर दो। मैं ऐसे पूरा ही किताब को मैं ऐसे अपलोड करूँगा मैं, और मैं मैपिंग के थ्रू भी यूपी स्पेशल कराऊँगा।
मैपिंग के थ्रू। बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा। देखिए इसका पहले देखा, अगर क्या नहीं होगा, हिमाचल पंजाब आता है नहीं, तो बी कॉम कैंसिल हो गया। पश्चिम बंगाल चलता नहीं करता, और इसमें पंजाब नहीं, तो कौन सा, छत्तीसगढ़ टच करता है, झारखंड भी करता है, राजस्थान भी करता है पहले में, और हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन क्या होगा, ए। चलिए नेक्स्ट। बंगीरा पर्वत शिखर पर स्थित है, क्या है, अलीगढ़ किला है, रानी झांसी का किला है, देवगढ़ फोर्ट है, रामनगर फोर्ट है। कौन सा है बंगीरा पर्वत शिखर पर स्थित है, कौन सा, रानी झांसी का किला, बी इसका ऑप्शन होगा, रानी झांसी का किला। रानी झांसी का किला किस पर स्थित है, बंगीरा पर्वत शिखर पर। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन सही है या नहीं है, क्योंकि मैं भी तो आपके साथ ही पढ़ रहा हूँ ना। ऑप्शन हमारा सही है। रानी झांसी का किला उत्तर प्रदेश के झांसी में बंगीरा नामक पहाड़ी पर स्थित है। इस किले का निर्माण ओरछा के राजा वीर सिंह देव, रानी झांसी का किला का निर्माण किसने कराया था, वीर सिंह देव के द्वारा 17वीं शताब्दी में करवाया गया था। इस किले के भीतर भगवान गणेश को समर्पित मंदिर और म्यूजियम है। कौन से भगवान है इसमें, गणेश। और रानी झांसी का किला का निर्माण किसने करवाया था, वीर सिंह देव ने। कहाँ के शासक राजा थे, ओरछा के राजा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। विशेष रूप से क्षेत्रफल से दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। ऑप्शन लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, ऑप्शन सी प्रयागराज, ऑप्शन डी शाहजहाँपुर। बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा, लखीमपुर खीरी। आंसर है आपका लखीमपुर खीरी। मैंने बताया ना, सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा था, हापुड़। और दूसरे नंबर का कौन सा है, लखीमपुर खीरी के बाद आता सोनभद्र। आइए इसका एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं। विशेष रूप से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। कितना है क्षेत्रफल, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। एक और बार बताइए, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, अब 76 हो गए, पर इसमें 75 कहाँ हैं, और कितने भाग हैं, 4। कितने मंडल है, 18। राज्य की पूर्वी पश्चिम से लंबाई, अच्छा पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है, 650। और राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, 240। उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या कितनी है, 9, क्योंकि इसमें 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश किस शहर की सीमा हरियाणा से नहीं लगती। अच्छा, उत्तर प्रदेश के किस शहर की सीमा हरियाणा से नहीं लगती। आपके ऑप्शन है मथुरा, गौतम बुद्ध नगर, सहारनपुर, बुलंदशहर। हरियाणा से देखे सहारनपुर लगता है, मथुरा भी लगता है, और बुलंदशहर नहीं लगता देगा शायद, ये बुलंदशहर। गौतम बुद्ध नगर नहीं लगता, बी हुआ इसका ऑप्शन। आइए देखते हैं, नहीं डी है, सही है। देख लो, कन्फ्यूजन की वजह से मैंने भी गलत कर दिया। उत्तर प्रदेश के 6 जिलों की सीमा हरियाणा के साथ लगती है, जिसमें सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा। बुलंदशहर की सीमा हरियाणा के साथ नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों तक एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है। अरे मैं क्वेश्चन गलत पढ़ रहा था। गौतम किससे नहीं लगती है, तो बुलंदशहर से नहीं लगती है ना, मथुरा से लगती है, सहारनपुर से लगती है, गौतम बुद्ध नगर से लगती है। 6 जिलों से लगती है, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है।
कैमूर, विंध्याचल, सोनाकर, सतपुड़ा। बताइए कौन सी है। मेरे हिसाब से तो इसका ऑप्शन लग रहा है सोनाकर। आइए देखते हैं क्या सही है। इसका ऑप्शन होगा सोनाकर। उत्तर प्रदेश की दक्षिण भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? सोनाकर। आइए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी सोनाकर है। यह पहाड़ी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है। सोनाकर किस जिले में स्थित है? मिर्जापुर में। सोनाकर पहाड़ी किस जिले में स्थित है? मिर्जापुर में। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी अमसोत है, जो सहारनपुर जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमसोत। कौन सी है? अमसोत, जो कहाँ पर? सहारनपुर जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमसोत, जो कहाँ पर? सहारनपुर जिले में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक पूर्वी नगर है? ऑप्शन है ए बलिया, बी आजमगढ़, सी बाराबंकी, डी बस्ती। बताइए इसका क्या होगा। इसका आंसर है बलिया। मैंने बता दिया था आपको पहले ही। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक पूर्वी नगर बलिया, सर्वाधिक पश्चिमी नगर शामली, सर्वाधिक उत्तरी नगर सहारनपुर, सर्वाधिक दक्षिणी नगर सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार, इसे याद कर लीजिए, पूछा जाता है। 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। कहाँ तक है? 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 30 डिग्री 28 सेकंड तक उत्तरी अक्षांश तक है। और पूर्वी देशांतर का क्या है? 77 डिग्री 5 मिनट से ले पूर्वी देशांतर से लेकर 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। इसे प्लीज़ एक बार याद कर लीजिए। मैं इसे अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। और ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आइए नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है? संत कबीर नगर, गौतम बुद्ध नगर, अम्बेडकर नगर, कानपुर सिटी। बताइए। इसका तो भाई सच में मुझे भी आंसर नहीं पता, देखना पड़ेगा क्या है। दिए गए उपयुक्त विकल्पों में गौतम बुद्ध नगर क्षेत्रफल देश में 1442 स्क्वायर किलोमीटर अन्य क्षेत्रफल। आइए देखें। सबसे छोटा इसमें भाई गौतम बुद्ध नगर है। संत कबीर नगर 1659 स्क्वायर किलोमीटर है भाई। अम्बेडकर नगर 2350 स्क्वायर किलोमीटर है। और कानपुर सिटी, इन सब में कानपुर सिटी सबसे 3155 किलोमीटर। और गौतम बुद्ध नगर कितना? 1442 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय राज्यों के बीच उत्तर प्रदेश का स्थान है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बताइए भाई कौन सा है? ऑप्शन डी चौथा। पहला कौन सा है? पहला है महाराष्ट्र। दूसरा कौन सा है भाई? पहला है राजस्थान। गलत हो गया भाई। पहला है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, फिर उसके बाद है यूपी। ठीक है भाई, इसका ऑप्शन होगा डी। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भाई एक्सप्लेनेशन ज़रूर पढ़ा करिए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन बहुत चीज़ मिल जाती है और रिवीजन हो जाता है बार बार। ऑप्शन से पूरी किताब का रिवीजन होता है, हमें थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। कौन सा? चौथा। पहला कौन सा है? राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान एवं सबसे छोटा है गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पहला स्थान। जनसंख्या में तो उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है भाई। बहुत पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश में, बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी होता है इसमें। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है।
भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख। भाई कौन सा है? लद्दाख। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का जिला नेपाल के साथ सीमा साझा करता है? बताइए भाई। लखनऊ, बहराइच, वाराणसी, प्रयागराज। भाई इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, बहराइच, क्योंकि लखनऊ तो इधर पड़ता है नीचे के साथ बीच में, वाराणसी भी पूर्वी नीचे दक्षिण में पड़ता है। ना ये होगा, ना ये हुआ, ना ये हुआ। ऐसे मैपिंग दिमाग में करिया करिए ना। प्रयागराज तो इधर पड़ता है ना, मध्य प्रदेश के साथ लगता है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बहराइच जिला नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। कितने जिले करते हैं भाई? 7 जिले करते हैं। 7 जिले कौन कौन से हैं? सिक्वेंस हो जाता है वेस्ट टू ईस्ट। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, महाराजगंज। भाई एक और बार याद करिए। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और महाराजगंज। भाई एक और बार रिपीट कर लीजिए। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, महाराजगंज। आइए नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं भाई। उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा वाला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। बताइए भाई कौन सा है? इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के साथ एक ही जिला, कौन सा जिला कौन है? सहारनपुर, जो कि सबसे पूर्वी जिला है। सहारनपुर जिला हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है भाई। और सबसे ज़्यादा सीमा कौन सा प्रदेश साझा करता है? मध्य प्रदेश। कौन सा प्रदेश भैया? मध्य प्रदेश। कितने जिलों के साथ? 11 जिलों के साथ सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश से। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं भाई। उत्तर प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है, जिसके उत्तर प्रदेश सहारनपुर जिला संलग्न है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है। एकमात्र जिला सोनभद्र, जो कि 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार इन चारों के साथ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा लगती है? मैंने आपको बताया था ये वाला। मध्य प्रदेश हो जाएगा इसका आंसर। मध्य प्रदेश राज्य उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा साझा करता है। कुल लंबाई कितनी है भाई उत्तर प्रदेश की? मध्य प्रदेश क्यों करती है? 185 किलोमीटर भाई। और कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? 11। उत्तर प्रदेश 8 राज्यों 21 शासित प्रदेशों के साथ, और उत्तर प्रदेश के 11 जिले मध्य प्रदेश से सटे हैं भाई। और भाई मैपिंग में आपको एक एक जिला करके बताऊंगा मैं। आइए भाई नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है। ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाता है। इसके इतने क्वेश्चन आए। जलवायु में मृदा। उत्तर प्रदेश के प्रमुखता किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, लाल एवं काली मिश्रित। बताइए भाई इसका ऑप्शन क्या होगा? भाई आप भी सोचा करिए और बताया करिए, जब भी रिवीजन होगा। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि गंगा की नदी के साथ आती है। ये कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी।
आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं भाई। उत्तर प्रदेश में प्रमुखतः जलोढ़ मिट्टी, कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह मैदानी क्षेत्रों में पश्चिम से पूर्व तक फैली हुई है। कहाँ से फैली हुई है? पश्चिम से पूर्व तक। उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई जाती है। मैंने आपको बताया था अभी, गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन सी होती है? बांगर या पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जैसे ओल्ड एलुवियल सॉइल कहते हैं। ओल्ड एलुवियल सॉइल ये कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? बांगर। भाई ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, बांगर। और न्यू एलुवियल सॉइल को क्या बोला जाता है? खादर। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी, उष्ण शुष्क मानसूनी, शीतोष्ण या समशीतोष्ण? बताइए भाई। इसका ऑप्शन होना चाहिए उष्णकटिबंधीय मानसूनी। भाई देख लेते हैं, मुझे भी डाउट है इसमें। ऑप्शन ए सही है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के 9 विभिन्न जलवायु क्षेत्रों के साथ उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। और भाई कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया उत्तर प्रदेश को? 9। भाई क्वेश्चन पूछा गया है UPPCS RO एंड ARO में 2023 में, जिसका एग्जाम कैंसिल हो गया था। राज्यों में अधिकांश वर्षा मानसून के मौसम में होती है। किस मौसम में होती है? मानसून में, जो जून से सितंबर तक है। कब से कब तक होती है भैया? मानसून जून से सितंबर तक। यूपी के दक्षिण पूर्व और पूर्व में लगभग 100 मिली सेंटीमीटर वर्षा होती है। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सॉरी भाई। वर्षा व मिट्टी के प्रकार के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? मैंने भी आपको ऊपर बताया था कितनी है। ऑप्शन ए 5, 9, 7, 11। क्या होगा भाई? इसका ऑप्शन हो गया 9, सी ऑप्शन सही है भाई। आइए इसका देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। वर्षा और मिट्टी के प्रकार के आधार पर उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है भैया? 9 कृषि जलवायु क्षेत्र भैया कितनी है? 9। ये क्षेत्र हैं भाबर, तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदान क्षेत्र, मध्य पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी पश्चिमी अर्ध शुष्क क्षेत्र, मध्य मैदान क्षेत्र, बुंदेल क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदान क्षेत्र, पूर्वी मैदान क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र। भैया 9 है, 9 याद रखना भैया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मैं ऑप्शन बोल देता हूँ बार बार। लाल मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? आगरा, मथुरा, एटा, मैनपुरी, मिर्जापुर और झांसी, और सीतापुर और बाराबंकी। बताइए भाई। मिर्जापुर और झांसी शायद। चलो देखते हैं भाई, मुझे भी इसका डाउट लग रहा है। लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और झांसी जिले में पाई जाती है। भाई सही है, मिर्जापुर और झांसी जिले में। भाई याद कर लेना, लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मिर्जापुर और झांसी जिले में पाई जाती है। भारत में यह मिट्टी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण के प्रायद्वीप तक पाई जाती है। बुंदेलखंड से लेकर प्रायद्वीप तक। और यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में मिलती है। आइए भाई नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया। ये चैप्टर हमारा बस इतने क्वेश्चन आए थे इससे। आपका चौथा चैप्टर है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। भाई इसका पहला
पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कछुआ अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है? वाराणसी, हरदोई, एटा, मैनपुरी। आपके ऑप्शन ये हैं, बताइए इसका आंसर बताइए। मेरे हिसाब से तो वाराणसी होना चाहिए, और आप देख लेते हैं भाई। सही है, कछुआ एवं वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में। कछुआ एवं वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश किस जिले में? वाराणसी में भैया। किस जिले में भाई? वाराणसी में। और यह अभयारण्य गंगा डॉल्फिन, कछुओं की अन्य प्रजातियों, रोहू, टेंगरा और मांगुर समेत मछलियों की प्रजातियों का भी घर है। भैया गंगा डॉल्फिन भी है वाराणसी में, कछुआ वन्यजीव अभयारण्य। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन है बरेली जिला, बदायूं जिला, उन्नाव जिला, बाराबंकी जिला। बताइए भाई, इसका आंसर होगा उन्नाव। नवाबगंज अभयारण्य का इसका नाम बदल के भैया चंद्रशेखर आजाद कर दिया गया है। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के पक्षी अभयारण्य से संबंधित जिलों के नाम: नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, उन्नाव, सांडी पक्षी अभयारण्य हरदोई, समसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली और समन पक्षी अभयारण्य मैनपुरी, और पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य गोंडा। भाई एक और बात देख लीजिए, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, उन्नाव, सांडी पक्षी अभयारण्य हरदोई, समसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली, समन पक्षी अभयारण्य मैनपुरी, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य गोंडा। भाई बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं इन पांचों में से, बहुत ज़्यादा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में वन क्षेत्र नहीं है? आपके ऑप्शन है झांसी, मिर्जापुर, जौनपुर, हमीरपुर। बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है जौनपुर। देख लेते हैं भाई, सही है गलत है? सही है भाई। उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर में वन क्षेत्र नहीं है। गाजीपुर बलिया में भी कोई वन क्षेत्र नहीं है भाई। जौनपुर में तो है ही नहीं है, और गाजीपुर और बलिया में भी कोई वन क्षेत्र नहीं है। गाजीपुर और बलिया में, गाजीपुर और बलिया और जौनपुर शहर। भाई याद कर रखना है, थोड़ा क्वेश्चन सही है, रिपीटेशन भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पार्क एवं अभयारण्य से संबंधित युग्म में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य वाराणसी, कतरनिहाट अभयारण्य पीलीभीत, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी और रानीपुर अभयारण्य प्रयागराज। भाई इसके अकॉर्डिंग जैसे चंद्रप्रभा चंदौली में है, ये गलत नहीं है, तो यही होगा। और कतरनिया घाट ये बहराइच में। भाई पर ये चंदौली ये वाराणसी से अलग बन के बना है, इसलिए इसका आंसर भाई कतरनिया होगा, यहाँ तक है। पर मेरे ये दोनों ही ऑप्शन गलत हैं वैसे देखा जाए तो। ये और ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर से ये सही है, ये गलत है भाई। और रानीपुर अभयारण्य ये भी गलत है भाई। आइए देखते हैं इसका ऑप्शन सी। अच्छा सही पूछा था ना? हाँ तो
दुधवा राष्ट्रीय उद्यान सही तो है, लखीमपुर खीरी, ये तो तीनों गलत हैं। आइए देखते हैं भाई। चंद्रपुरा वन्यजीव बढ़िया चंदौली में, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में, और रानीपुर अभयारण्य चित्रकूट में। तो भैया चौथा टाइगर रिजर्व भी है, अभी ये चौथा टाइगर रिजर्व दुधवा, अमनगढ़, और एक और कौन सा है, एक रानीपुर है भाई, ये याद नहीं आ रहा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से प्रजाति के सफल स्थानांतरण के लिए दुधवा उद्यान जाना जाता है? तेंदुआ, हाथी, गिद्ध, एक सींग वाला गैंडा। निम्नलिखित में से दुधवा पार्क इज नोन एज फॉर द सक्सेसफुल ट्रांसलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज? भाई इसका आंसर होना चाहिए तेंदुआ। और देख लेते हैं भाई क्या होगा। सही है हमारा, ये होगा भाई इसका। देख ले एक्सप्लेन। निम्नलिखित में से तेंदुआ प्रजाति के सफल स्थानांतरण के लिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है? तेंदुआ प्रजाति के लिए भाई ट्रांसफर कहाँ राष्ट्रीय उद्यान? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है भैया। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ भैया? लखीमपुर खीरी में। दुधवा और नेपाल सीमा पर स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान 490 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र फैला हुआ है। कितना है? 490 स्क्वायर किलोमीटर भाई, ये पूछा जा चुका है। 490 भाई, कितना है? 490 स्क्वायर किलोमीटर। प्लीज़ भाई इसे याद कर लेना। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? चंद्रप्रभा, कतरनियाट, किशनपुर या हसनापुर? बताइए भाई। भैया आप भी बताया करिए, और प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल एंड लाइक एंड सब्सक्राइब भाई प्लीज़। मैं ऐसी पूरी बुक कराऊँगा, मेरा भी रिजर्वेशन होगा, आपका भी हो जाएगा। और एमसीक्यू का बहुत बड़ा रोल होता है इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले एग्ज़ाम में। इसका ऑप्शन हसनापुर होना चाहिए भाई। देख लेते हैं क्या होगा। भाई सही है, हसनापुर वन्यजीव अभयारण्य भाई याद रखना कितना है? 2073 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है ये। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव यह अभयारण्य मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बिजनौर और अमरोहा जिलों में फैला हुआ है। कितने जिलों में भैया? मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बिजनौर, अमरोहा और जिलों में फैला हुआ है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पता नहीं 12 मुंह पर चढ़ गया है ऑप्शन। उत्तर प्रदेश में लॉन सफारी कहाँ स्थापित हो रही है? बलरामपुर, इटावा, महाराजगंज, पीलीभीत। बताइए भाई। इसका आंसर हो जाएगा इटावा। लॉन सफारी इटावा, इसकी शुरुआत 2012 से हो गई थी। आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा में 350 हेक्टेयर क्षेत्र में लॉन सफारी की स्थापना हो रही है। 8 किलोमीटर की परिधि वाला एशिया के सबसे बड़ी सफारी पार्कों में से एक है भैया। 8 किलोमीटर परिधि है इसका। सरकमफेरेंस कितना? 8 किलोमीटर। एशिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क है भैया। एशिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क इटावा लॉन सफारी की पहली बार 2006 में प्रस्तावित हुआ और मई 2012 में इसका कार्य शुरू हुआ था। मैंने भी बताया था 2012। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 2, 3, 4, 5। बताइए भाई। इसका आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन सी 4। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, 4 तो सबको पता है। अब ये देख लिया कौन कौन सा कहाँ पर है। उत्तर प्रदेश में कुल 4 टाइगर रिजर्व हैं।
पहला भी है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है पीलीभीत, तीसरा है अमनगढ़, चौथा है रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य है। कौन सा? रानीपुर भैया कहाँ पर है? चित्रकूट जिले में चौथा अभयारण्य है ये भाई। और भारत का 53वां राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व है ये, 53 में। उत्तर प्रदेश में भैया कितने टाइगर रिजर्व है? 4। कौन कौन से हैं? दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़ और रानीपुर। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं भाई, पूछा जाता है भाई क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाई, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य किस लुप्त प्राय प्रजाति के लिए घर है? घड़ियाल, कस्तूरी हिरण, लंगूर, वन उल्लू। भाई इसका आंसर हो जाएगा घड़ियाल। और देख लेते हैं क्या है भाई। सही है, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य घड़ियाल प्रजाति का घर है। कौन सी भैया? राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य किसका? घड़ियाल प्रजाति का। इसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य वन्यजीव अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत का संरक्षित क्षेत्र है जो गंभीर रूप से विलुप्त प्राय घड़ियाल और लाल मुकुट कछुआ, भैया लाल मुकुट कछुआ भी याद कर लेना, लाल मुकुट कछुआ, और विलुप्त प्राय गंगा की शिशु भैया किसका नाम है? डॉल्फिन की प्रजाति है एक शिशु, की रक्षा के लिए बनाया गया है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, भीमराव अम्बेडकर पक्षी अभयारण्य, हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। नहीं स्थित है, स्थित नहीं है, नहीं है। तो आपको बता, दुधवा तो है लखीमपुर की भीमराव अम्बेडकर पक्षी अभयारण्य, जिन मैंने उन नाम में बताया था उसका नवाबगंज वाला, और हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य मेरठ और उसके आसपास के क्षेत्र में। पर कान्हा नहीं है। ये कहाँ पर भैया? मध्य प्रदेश। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा, डी। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित एक बाघ अभयारण्य से 1 जून 1955 को राष्ट्रीय उद्यान एवं वर्ष 1973 में बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से बाघ अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? दुधवा, कान्हा, अमनगढ़, बाघ, बांधवगढ़, पीलीभीत, बांदीपुर, रणथंभौर राजाजी, अमनगढ़, बांधव, पीलीभीत, बांदीपुर, दुधवा, अमनगढ़, पीलीभीत। बताइए भाई। देखो कान्हा तो है नहीं है, ये मध्य प्रदेश में भी बताया था। बांधव भी नहीं है, बांदीपुर नहीं है, रणथंभौर राजस्थान में, राजाजी उत्तराखंड में, बांदीपुर उत्तराखंड में, ये कर्नाटका में, अमनगढ़ उत्तर प्रदेश में, बांधवगढ़ ये भी नहीं है, बांदीपुर ये भी नहीं है, दुधवा है उत्तर प्रदेश में, अमनगढ़ है, पीलीभीत है और रानीपुर है। हमारा आंसर क्या होगा? डी। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से सबसे छोटा वन अभयारण्य कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य इटावा, पटना वन्यजीव अभयारण्य एटा, सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य बलरामपुर और सुरसरोवर अभयारण्य आगरा। बताइए सबसे छोटा कौन सा भैया? पटना वन्यजीव अभयारण्य एटा, यही है भाई। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पटना पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। यह एटा जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी।
आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? भाई आपके ऑप्शन है हसनापुर वन्यजीव अभयारण्य मेरठ, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य चंदौली और सोनभद्र चंबल नदी क्षेत्र इटावा। कौन सा ये सबसे पुराना? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य होगा शायद। देखते हैं भाई, मेरे हिसाब से तो ये, आपके हिसाब से बताइए भाई कौन सा है इसका ऑप्शन। देख लेते हैं आंसर क्या होगा। सही है भाई, चंदौली जिले में स्थित चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव अभयारण्य जिसे वर्ष 1957 में स्थापित किया गया था। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग भाग वनों एवं वृक्षों से घिरा हुआ है। अच्छा, भाग वन वृक्षों, इसका आंसर भाई 9 होगा, क्योंकि 9 पॉइंट समथिंग है कुछ वन्यजीव, क्योंकि 6.1 और 3 के आसपास वृक्ष है। देखते हैं भाई इसका आंसर क्या होगा। सी है इसके मेरे अकॉर्डिंग भाई, सही है, सी भी दे रखा है। उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.18 है, 28 नहीं है भाई, 18 है। 9.18% भाग वनों में वृक्ष क्षेत्रों से घिरा हुआ। भाई राज्य में कुल वन क्षेत्र भाई कितने हैं? 6.88 है भाई। और वृक्ष कितने हैं? तो के आसपास होंगे भाई कुछ, हाँ। और टोटल कितना है? 9.18%। ठीक है, लेटेस्ट ही है भाई ये भी डाटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्वतीय वनों में पाया जाता है? झिंगल, पलाश, महुआ, कोके। बताइए भाई। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्वतीय वनों में भैया पलाश होगा इसका आंसर। पलाश भैया याद रखना किस में पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्वतीय वनों में। उत्तर प्रदेश में कटिबंधीय शुष्क पर्वतीय वन पूर्व, मध्य एवं पश्चिमी मैदान में पाए जाते हैं, जहाँ के प्रमुख वृक्षों में साल, भैया साल है, पलाश है, अंजीर है, अमलतास है आदि है। जबकि नदी तट के नम वाले क्षेत्रों में नील, पीपल, शीशम, महुआ, बबूल आदि होते हैं। थैंक यू भाई, आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हमने 4 चैप्टर इसमें ख़त्म कर लिए हैं। भाई प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू भाई। हेलो दोस्तों, आपका मेरा चैनल रियलिस्टिक वे में स्वागत है। आइए हम नेक्स्ट चैप्टर करते हैं यूपी जीके का, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में आ चुके हैं और ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूपी में सबसे ज़्यादा यूपी जीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 20% कर दिया है किसी हर एग्जाम में। आइए नेक्स्ट चैप्टर करते हैं हम नदियाँ, झील भारतीय आर्द्रभूमियाँ। पहला क्वेश्चन है इसका, नदियाँ उसके उद्गम स्थानों के निम्न युग्म में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अच्छा, मिलान करना है इसका। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगा ये से सही है इसका। यमुनोत्री से सही है। शारदा पता नहीं भाई ये। मरचा, चूगू, घाघरा। देख लेते हैं भाई इसका आंसर क्या है, ये मुझे भी नहीं पता। आइए देख, इसका आंसर है सी भाई। शारदा नदी का उद्गम काला पानी है भाई। शारदा नदी का उद्गम कोनियाल नहीं है, कोनियाला नहीं है, क्या है? काला पानी है।
आइए नदियों के उद्गम देख लेते हैं। गंगा गोमुख ग्लेशियर से निकलती है, सही है ये। और यमुना यमुनोत्री से निकलती है, सही है। और शारदा कहाँ से निकलती है? काला पानी, याद कर लेना भाई, काला पानी। और घाघरा मरचा चुंगू, मरचा चुंगू भाई, याद कर लेना, ऐसे पूछे जाते हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट में पूछे गए हैं ये। दो ऑप्शन आते हैं, दो में कंफ्यूजन हो जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से नहीं बहती है? आइए ऑप्शन जानते हैं। गंगा, बी यमुना, सी रामगंगा, डी झेलम। इसका आंसर है डी झेलम, क्योंकि ये कहाँ बहती है? ये हिमाचल प्रदेश से लेके और पंजाब में बहती है। और गंगा निकलती है उत्तराखंड से, यूपी में आती है, कन्नौज में एंटर करती है। और रामगंगा भी बहती है और यमुना भी। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं अब। झेलम नदी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है। यह भारत के जम्मू कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा पंजाब प्रांत में बहती है। अच्छा, हिमाचल में नहीं भाई, ये बहती है जम्मू कश्मीर में, पीओके में और पाक के खैबर पख्तूनख्वा पंजाब प्रांत, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बहती है ये झेलम नदी। इसका मूल वैदिक संस्कृत नाम क्या है? वितस्ता। ये पूछा जाता भाई, क्या है झेलम का संस्कृत नाम? वितस्ता। इसकी लंबाई कितनी है? 725 किलोमीटर झेलम की। कहाँ पे बहती है झेलम? जम्मू कश्मीर, पीओके और खैबर पख्तूनख्वा पंजाब प्रांत। इसकी लंबाई कितनी है? 725 किलोमीटर। भाई यहीं सब कुछ याद हो जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पूरी यूपी यहीं खत्म हो जाएगी। सूर्यताल एक झील है, कहाँ पर है? कैसी झील है? मतलब कृत्रिम झील है, चाप गोकुर झील है, विपर्तिक झील है या ज्वालामुखी झील है? इसका आंसर होगा बी है, जहाँ तक है, चाप गोकुर। देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। सही है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं भाई। सूर्यताल भारत के उत्तर प्रदेश के राज्य के बलिया जिले में, कहाँ पर है भैया? बलिया जिले में स्थित एक प्राकृतिक गोकुर झील है। कैसी झील है? प्राकृतिक गोकुर झील, जो गंगा नदी द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा निर्मित है? गंगा नदी के द्वारा। इसका क्षेत्रफल इतना है। यह जिले के मुख्यालय बलिया से 70 किलोमीटर। 1991 से सूर्यताल पक्षी अभयारण्य बिहार के नाम से पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। सूर्यताल पक्षी अभयारण्य भी है भाई ये। सूर्यताल पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? बलिया। सूर्यताल पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है भैया? बलिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट था कृषि एवं पशुपालन। इसके बस इतने क्वेश्चन थे। प्रयागराज किस फल के लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है आम, चीकू, अमरूद, नाशपाती। बताइए। आम के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? लखनऊ, मलियाबाद। चीकू के लिए पता नहीं। अमरूद के लिए कौन है? प्रयागराज। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, प्रयागराज।
आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, कहीं गलत ना हो। प्रयागराज अमरूद फल के लिए प्रसिद्ध है। प्रयागराज किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? अमरूद के लिए। यहाँ के अमरूद की बनावटी सेब जैसी है, जिसके चलते इसे सेबिया अमरूद भी कहते हैं। कौन सा अमरूद कहते हैं? सेबिया। सेबिया अमरूद। सेबिया अमरूद कहाँ पाया जाता है? प्रयागराज में। प्रयागराज में। प्रयागराज का सुरखा अमरूद पूरी दुनिया में काफ़ी मशहूर है। भैया प्रयागराज का कौन सा अमरूद मशहूर है? सुरखा। सुरखा। सुरखा अमरूद पूरी दुनिया में पूजा है। और सेबिया अमरूद और सुरखा अमरूद ये फेमस है भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? पहले जानिए रबी और खरीफ होती क्या है। रबी जो होती हैं जो दीपावली के आसपास बोई जाती हैं भाई, और होली के आसपास काटी जाती हैं। मतलब कि अक्टूबर नवंबर में बोई हो जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। ये होती हैं रबी का फसल, जिसमें क्या आता है? गेहूँ, जौ, सरसों, मटर और आदि। और खरीफ की फसल कौन सी होती हैं? खरीफ की फसल वो होती हैं जो जून से जुलाई में बोई जाती हैं, काटी कब जाती हैं? सितंबर से अक्टूबर के बीच में। इसमें कौन कौन सी आती हैं? इसमें आती हैं भाई सबसे पहले धान, और अन्य भी आती हैं। अब इसका आंसर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी हैं? गेहूँ तो रबी है, ठीक है। जौ भी रबी है, मटर भी है, धान है। यही कौन सी है? यही है खरीफ की। इसका आंसर कौन सा है? बी। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। धान एक खरीफ की फसल है, जबकि गेहूँ, जौ, मटर रबी की फसल के अंतर्गत आती हैं। खरीफ की फसलों का जून जुलाई के मध्य बोया जाता है और अक्टूबर के आसपास काटा जाता है। सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? आपके ऑप्शन है आलू, गन्ना, गेहूँ, दाल। बताइए भाई, आप भी सोचा करिए, क्योंकि इसी से पता पड़ेगा कि वो गलत होता है ना। आप आंसर दिया करिए, चाहे गलत ही हो, और लिख कर देंगे, टाइप करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा दिमाग में बैठता है कि हमारा कौन सा गलत हुआ था। इसका ऑप्शन बी सही है, गन्ना। बी ऑप्शन सही है। नकदी फसल उत्तर प्रदेश की गन्ना, आलू में भी आता है, पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन से? गन्ना। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गन्ना उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है। राज्य में गन्ना उत्पादन के दो प्रमुख क्षेत्र हैं। तराई क्षेत्र सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है गन्ना? तराई क्षेत्र में। तराई क्षेत्र कौन सा होता है? ये वाला तराई क्षेत्र सहारनपुर से लेकर ये जो ऊपर की बेल्ट सारी, ये वाला सहारनपुर से स्टार्ट होता है और ये आता है महाराजगंज तक। ये वाला एरिया तराई क्षेत्र है। और गंगा यमुना दोआब, जो गंगा यमुना दोआब है, वेस्टर्न यूपी है ना, यहाँ पर भी है। वेस्टर्न यूपी में भी हुआ था गंगा दोआब। तराई क्षेत्र और गंगा दोआब
गन्ने के लिए कौन सी मिट्टी की चिकनी दोमट मिट्टी की आवश्यकता है भाई। चिकनी दोमट मिट्टी, चिकनी दोमट मिट्टी। इसके लिए कितना आवश्यक है? तापमान 20 डिग्री से लेकर 26 डिग्री तक, 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता है। वर्षा की भी अच्छी अधिक आवश्यकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित फसलों के समूह में से उत्तर प्रदेश किसका बड़ा उत्पादक है? जौ, गन्ना, सरसों, गेहूं। पहला ऑप्शन होगा। दूसरा गन्ना, गेहूं, मूंगफली, जौ। तीसरा ऑप्शन गेहूं, चना, गन्ना, जौ। चौथा ऑप्शन गन्ना, चना, गेहूं, सरसों। आइए इसका आंसर दीजिए। सबसे ज़्यादा गन्ना है। गन्ना जिसमें ऑप्शन में टिक कर लीजिए। गन्ना सब में। गेहूं में भी आता है, गेहूं इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। चना और सरसों में रह गया है। चना, इसका ऑप्शन होगा ए। दिए गए फसलों के समूह से उत्तर प्रदेश राज्य में जौ, गन्ना, सरसों व गेहूं का उत्पादक है। इसका ऑप्शन ए सही है भाई। जौ, गन्ना, सरसों, गेहूं। सबसे बड़ा उत्पादक जौ का होता है। जौ, गन्ना का तो होती है, गेहूं का भी होता है भाई, और सरसों का भी होता है। ये होता है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में जौ, गन्ना, सरसों व गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन सा? जौ, गन्ना, सरसों, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश भारत को सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक है। गेहूं में चेंज भी होता रहता है, ये तो हर साल आते रहते हैं डेटा। इसके बाद मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा है। उत्तर प्रदेश मुख्य व्यवसाय कृषि है। उत्तर प्रदेश का 50% के आसपास कृषि लोग करते हैं, इससे ज़्यादा करते हैं। गेहूं राज्य की मुख्य खाद्य फसल है, जबकि गन्ना मुख्य व्यवसायी फसल है। खाद्य फसल कौन सी है? यूपी की खाद्य फसल गेहूं है। और व्यवसायी फसल, व्यवसाय मतलब जैसे आमदनी और कॉमर्शियल व्यापार होता हो, वो है फसल कौन सी है? गन्ना। आइए नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश में जायद फसल कब से कब तक बोई जाती हैं? मार्च में बोई जाती हैं, जून में काटी जाती हैं। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, जून में बोई जाती हैं और सितंबर में काटी जाती हैं। ऑप्शन बी। ऑप्शन सी, सितंबर में बोई जाती है, नवंबर में काटी जाती हैं। ऑप्शन डी, नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च में काटी जाती हैं। जायज़ फसल, इसका ऑप्शन ए सही होगा। ये मार्च में तो बोई जाती हैं, जून में काटी जाती हैं। इसमें आता है ऐसे पानी, जिसमें सबसे ज़्यादा पानी होता है, ककड़ी, खीरा, टमाटर आदि, ये सभी फसलें हैं जो हैं, और खरबूजे, तरबूजे, ये सब ये होती हैं जायज़ फसलें। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जायद फसलें मार्च में बोई जाती हैं और जून में काटी जाती हैं। जायद फसलों की शुष्क हवाएं एवं तेज गर्मी सहन करने की क्षमता पाई जाती है। अच्छा, हाँ, जब बारिश पड़ जाती है तो उसका मीठा कम हो जाता है ना, इसलिए वहाँ क्या चाहिए? शुष्क, मतलब कि गर्मी ज़्यादा जितनी गर्मी ज़्यादा पड़ती है उतनी मिठास ज़्यादा पड़ जाती है उसमें। तरबूज, खीरा, खरबूज, उड़द क्या एक जायद फसल है। ककड़ी, सूरजमुखी आदि जायद फसल हैं। खरीफ फसलें जून जुलाई, ये तो हाँ पढ़ लिया था। आगे चलते हैं। भारत का कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है?
अभी आपने देखा था ये ऑप्शन, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ऊपर ही देख लिया ये तो। इसका आंसर हो जाएगा बी। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है 23-24 के आंकड़े के अनुसार। प्रथम उत्तर प्रदेश है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा पंजाब है। उत्तर प्रदेश देश में गेहूं, गन्ना, आलू, दूध आदि उत्पादन प्रथम स्थान है। गेहूं में प्रथम है, गन्ना में, आलू में, दूध में भी है। निम्न में से कौन सा राज्य सामान्यतः भारत के चीनी का कटोरा के रूप में जाना जाता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, बिहार। उत्तर प्रदेश, चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखें। भारत में चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश राज्य को कहा जाता है। 2023 में उत्तर प्रदेश में कुल 2348 लाख टन गन्ने का उत्पादन हुआ था, जबकि महाराष्ट्र में 1413 लाख टन गन्ने का उत्पादन हुआ था। चीनी उत्पादन में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश तथा उसके बाद महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। पहले पे कौन है? यूपी। दूसरे पे कौन है? महाराष्ट्र। गन्ने में चीनी का कटोरा कैसे कहा जाता है? यूपी को चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? यूपी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है? मक्का, चावल, गेहूं, बाजरा। अभी आपने उसका आंसर देख ही चुका है, इसका आंसर गेहूं होगा। ये इसका एक्सप्लेनेशन। उत्तर प्रदेश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। गेहूं के अलावा उत्तर प्रदेश में आम, अमरूद, आंवला, मेथा, आलू और गन्ना के उत्पादन में प्रथम स्थान है। देख लो भाई, आम में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। आम मलियाबाद, नकलो। अमरूद में कौन सा था उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा? प्रयागराज में। और आंवला भी सबसे ज़्यादा उगाया जाता है उत्तर प्रदेश में। आंवला प्रतापगढ़ फेमस है आंवला के लिए। प्रतापगढ़। और मेथा के लिए नहीं पता क्या फेमस है। मेथा सबसे ज़्यादा मेथा भी यहीं उगाया जाता है। आलू और गन्ना तो पता ही था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल उत्तर प्रदेश में नहीं उगाई जाती हैं? गन्ना, गेहूं, सरसों, रबड़। इसका ऑप्शन डी सही होगा, रबड़। केरल, कर्नाटका में, तमिलनाडु में ज़्यादा उगाई जाती है, इधर ना उगाई जाती है। उत्तर प्रदेश में रबड़ की खेती नहीं की जाती है। वस्तु गन्ना उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण नकदी फसल है। नकदी फसल जिन्हें बाजार को ध्यान में रखकर उपजाया जाता है, जैसे गन्ना, कपास, तंबाकू, जूट, चाय, रबड़ इत्यादि। नकदी फसल कौन सी होती है? गन्ना होती है, कपास, तंबाकू, जूट, चाय, रबड़। केरल राज्य भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है। केरल राज्य सबसे बड़ा उत्पादक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक केरल। है भैया, जो कुल उत्पादक का 90% हिस्सा है। 90%। अन्य राज्य उत्पादक राज्य तमिलनाडु, कर्नाटका, थाईलैंड विश्व में सबसे ज़्यादा रबड़ उत्पादक करता है। विश्व में सबसे ज़्यादा कौन सा उत्पादक करता है? कौन सा देश है? थाईलैंड। और भारत में कौन सा? केरल के बाद तमिलनाडु है, फिर कर्नाटका है। 90% केरल करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारत में बुंदेलखंड क्षेत्र में उगाई जाने वाली बड़ी फसल नहीं है? क्या नहीं उगाया जाता है उत्तर में? बाजरा, चना, सोयाबीन, कसावा। भाई मेरे अनुसार तो बाजरा होना चाहिए। आइए देखते हैं क्या होता है। डी, कसावा। ओके, बाजरा उगाया जाता है। सोयाबीन, चना तो पता था। उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड क्षेत्र में वर्षा की कमी वाला क्षेत्र। अच्छा, बुंदेलखंड में हाँ सबसे ज़्यादा वर्षा कम होती है, जहाँ जल की कम आवश्यकता वाले फसलों की कृषि की जाती है, जहाँ मोटे अनाज बाजरा, चना, राई के साथ साथ
सोयाबीन की कृषि की जाती है। इसकी कृषि कम उपजाऊ एवं ढलान वाली मृदा में की जाती है, जबकि कसावा का उत्पादन मुख्य रूप से केरल और तमिलनाडु राज्य में की जाती है। कसावा कसावा कहाँ खाया जाता है भैया? केरल और तमिलनाडु और केरल में कसावा। और बुंदेलखंड में सबसे कम वर्षा होती है, इसलिए यहाँ कम वर्षा में उगाई जाने वाली मोटे अनाज करे जाते हैं। बाजरा जैसे चना, राई और सोयाबीन। सबसे ज़्यादा सोयाबीन के लिए पूछा जाता है, ऑप्शन कई बार पूछा है। सोयाबीन किस एरिया में बोया जाता है? बुंदेलखंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में उगाए जा रहे वे किसके अच्छे स्रोत हैं? सैचुरेट हैं, अनमॉइस्चर फैटी एसिड, शर्करा, ओमेगा 3 वसा, अल्मशेरा, विटामिन B12, विटामिन सी। इसमें ओमेगा 3 वसा अल्प रेशा होना चाहिए। अब देख लेते हैं भाई, मुझे भी इसका आंसर नहीं पता एग्जैक्टली। सही है भाई इसका, क्योंकि मैंने पढ़ रखा है एक बार पहले, ये नहीं मतलब और किताबें पढ़ रखी हैं। चिया के बीज मुख्य रूप से मैक्सिको में पाए जाते हैं। ये बीज ओमेगा 3 वसा अम्ल, फाइबर, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट और कैल्शियम से भरपूर होते हैं, इसलिए इसके बीज अब उत्तर प्रदेश में उगाए जा रहे हैं। अच्छा, कौन से? चिया के बीज। चिया में क्या होता है? ओमेगा 3 वसा अल्प और रेशा, प्रोटीन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा नगर अफीम उत्पादन से संबंध है? मुरादाबाद, गाजीपुर, कानपुर, मेरठ। इसका ऑप्शन बी सही है, गाजीपुर। अफीम गाजीपुर में उगाई जाती है। गाजीपुर में इसलिए लिखता हूँ कि याद हो जाए, दिमाग में छप जाए लिखने से। अफीम गाजीपुर। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में गाजीपुर उत्तर प्रदेश का अफीम उत्पादक जिला है। उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला बाराबंकी है। अच्छा, सबसे बड़ा बाराबंकी। और दूसरे नंबर पर कौन सा भैया? गाजीपुर। बाराबंकी और गाजीपुर किसके लिए भैया? अफीम के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद आंवला के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़, अमेठी, बाराबंकी, सुल्तानपुर। आपका ऑप्शन इसका सही आंसर है प्रतापगढ़। आंवले के लिए प्रसिद्ध प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़। अफीम के लिए भी बताया था बाराबंकी, अमेठी, मूझ के लिए ये। आइए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में विशेष रूप से आंवला की खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, जौनपुर में आंवले की खेती होती है। वैसे तो प्रतापगढ़ ही पूछा जाता है, फिर भी देख लीजिए, प्रतापगढ़, रायबरेली भी है और सुल्तानपुर भी है, जौनपुर भी है और प्रतापगढ़ तो पहले नंबर पे है। सबसे ज़्यादा यही होता है ऑप्शन, प्रतापगढ़, रायबरेली। अगर ज़्यादा डिफिकल्ट बनाना हो जाओ डालेगा, ऐसे रायबरेली,
सुल्तानपुर और जौनपुर। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध प्रतापगढ़ है। आइए नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। मथुरा और आगरा को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना चलाई गई है? आपके ऑप्शन है गोकुल बैराज परियोजना, जामरानी बांध परियोजना, गंगा बैराज परियोजना, पूर्वी गंगा नहर परियोजना। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ए ऑप्शन सही है, गोकुल बैराज परियोजना। यह गोकुल बैराज परियोजना किस नदी पर है? यमुना नदी पर बनाई गई है। आइए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लें। मथुरा और आगरा में पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तथा पेयजल समस्या के निदान हेतु गोकुल के समीप यमुना नदी पर गोकुल बैराज परियोजना चलाई गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उत्तर प्रदेश में अर्जुन बांध कहाँ स्थित है? पिपरी, सोनभद्र, पीलीभीत जिला, चरखारी महोबा जिला, बुंदेलखंड। अर्जुन बांध पिपरी सोनभद्र। इसका आंसर है पहला पिपरी सोनभद्र। पिपरी सोनभद्र। आइए देख लेते हैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन क्या होगा। चरखारी महोबा जिला। ये क्या गलत हो गया? ओ रिहंद बांध है, वो रिहंद नदी पे। भाई सॉरी भाई, मिस्टेक हो गया। आइए इसका चरखारी महोबा होगा। अर्जुन बांध चरखारी महोबा। कभी कभी भाई गलती से हो जाता है ऐसा। उत्तर प्रदेश में अर्जुन बांध चरखारी महोबा जिले में स्थित है। माता टीला बांध ललितपुर में। माता टीला बांध कहाँ पर भैया? ललितपुर में। कौन सी नदी पर है? बेतवा नदी पर। बेतवा नदी पर। रिहंद बांध किस नदी पर है भैया? रिहंद नदी पर ही है। रिहंद बांध रिहंद नदी पर ही है। गोविंद सागर बांध ललितपुर में है। बेतवा नदी पर है शायद, इसका पता नहीं है पर देख लेना। माता टीला बांध कहाँ पर है भैया? ललितपुर में। रिहंद बांध कहाँ? सोनभद्र में। गोविंद सागर बांध ललितपुर में। उत्तर प्रदेश में अर्जुन बांध चरखारी महोबा जिला स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी के तट पर स्थित है? रामगंगा, बेतवा, घाघरा या भागीरथी? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बेतवा नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर है। आइए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय बांध परियोजना है। उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख बांध बेतवा नदी पर राजघाट बांध कहाँ पर है भैया? बेतवा नदी पर। राजघाट बांध बेतवा नदी पर है। माता टीला बांध भी बेतवा नदी पर है। और लक्ष्मीबाई परियोजना किस नदी पर है? ये भी बेतवा नदी पर है। बेतवा नदी पर 3 प्रोजेक्ट हैं। राजघाट, माता टीला और लक्ष्मीबाई। 3 परियोजना भैया बेतवा नदी पर है। बेतवा नदी
उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के पास मिल जाती है, किस में मिल जाती है? यमुना नदी में। यमुना नदी की सहायक नदी है बेतवा नदी, हमीरपुर के पास मिल जाती है बेतवा नदी, जमुना नदी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान किस नदी का है? सिंध का, बेतवा का, नर्मदा का या यमुना का? इसका तो आराम से एलिमिनेट कर दोगे, सिंध तो है ही नहीं है यहाँ, बेतवा यमुना हो सकती है और नर्मदा। इसका आंसर होगा यमुना, बी बेतवा। ओके, बेतवा नदी भाई, यमुना नहीं है, बेतवा। बुलंदखंड की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान किस नदी का है? बेतवा नदी का, बेतवा नदी का। आइए देख लेते हैं। बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान बेतवा नदी का है। बेतवा नदी बुंदेलखंड क्षेत्र की सिंचाई आवश्यकता में लगभग 50% से योगदान देती है। कि नदी सिंचाई आवश्यकता 25%। बेतवा नदी बुंदेलखंड में कितनी परसेंट सिंचाई करवाती है? 50%। कि नदी 25%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्जुन डैम नहर उत्तर प्रदेश के किस जिले को लाभ मिलता है? एटा, इटावा, गोरखपुर, हमीरपुर। अर्जुन बांध नहर। आइए इसका आंसर देख लेते हैं कौन सा होगा। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले को लाभ प्राप्त होता है। यह बांध हमीरपुर जिले में चरखारी से 2 किलोमीटर दक्षिण में अर्जुन नदी पर बनाया गया है। अर्जुन बांध किस नदी पर बनाया हुआ है? अर्जुन नदी पर ही। अर्जुन बांध से बांदा, महुआ, हमीरपुर जिलों को लाभ प्राप्त होता है। अर्जुन डैम उत्तर प्रदेश किस जिले में को लाभ मिलता है? हमीरपुर। वैसे ऊपर यहाँ पर क्या बांदा भी है, महुआ भी है और हमीरपुर भी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निचली गंगा नहर कहाँ पर गंगा से मिलती है? बरेली, कानपुर, हरिद्वार, नरोरा। बरेली, कानपुर, हरिद्वार, नरोरा। डी, इसका आंसर होगा डी। निचली गंगा नहर नरोरा पर गंगा से मिलती है। निचली गंगा नहर उत्तर प्रदेश की नहर है। यह नहर बुलंदशहर जिले के नरोरा नामक स्थान से निकलती है। यह नहर वर्ष 1982 में बनाई गई थी। इसकी वर्तमान सीट क्षमता 8500 क्यूसेक है। इस नहर की लंबाई कानपुर शाखा और इटावा शाखा, इस नहर की 2 प्रमुख शाखा है। कानपुर शाखा और इटावा शाखा। निचली गंगा नहर की 2 प्रमुख शाखा कौन सी है? कानपुर शाखा और इटावा शाखा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले में मोहदा बांध परियोजना स्थित है? कानपुर, बलिया, नकलू, हमीरपुर। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है हमीरपुर, डी ऑप्शन इसका आंसर है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मोहदा बांध परियोजना उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्थित है। मोहदा बांध बिरमा नदी पर निर्मित है। किस नदी पर है मोहदा बांध? बिरमा नदी पर। मोहदा बांध किस पर है स्थित? बिरमा नदी पर, जिसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई तथा इसकी क्षमता यही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आइए नेक्स्ट चैप्टर की स्टॉप पर्यटन पुरस्कार। ताजमहल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल किस वर्ष बना? 1981, 1982, 1984, 1983। 1982। आइए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। सी गलत हो गया, 1982 नहीं 1983। भारत के प्रमुख विश्व विरासत स्थलों के नाम। ताजमहल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में 1983 में
बना है। भारत के प्रमुख विश्व विरासत स्थल के नाम। फतेहपुर सीकरी 1983 में, ताजमहल फतेहपुर सीकरी ये भी आगरा में 1986 में, आगरा का किला 1983 में, ताजमहल 1983 में, और हम्पी ये 1986 में, और सांची स्तूप मध्य प्रदेश में 1989 में। उत्तर प्रदेश की याद कर लो। फतेहपुर सीकरी 1986, ताजमहल 1983, आगरा का किला 1983। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह लखनऊ, फतेहपुर सीकरी, आगरा, जौनपुर। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। बी, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। फतेहपुर सीकरी आगरा जिले का एक शहर है। सम्राट अकबर द्वारा 1571 में मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में इस शहर की स्थापना की गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी ने अर्जुन पुरस्कार तथा लक्ष्मण पुरस्कार दोनों प्राप्त किए हैं? मोहम्मद कैफ, आरपी सिंह, सुरेश रैना, रणवीर सिंह। आइए इसका आंसर जानते हैं। डी, रणवीर सिंह। वॉलीबॉल के खिलाड़ी रणवीर सिंह। मीना साहा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं रविंद्र पाल सिंह हॉकी खिलाड़ी, दोनों अर्जुन पुरस्कार लक्ष्मण पुरस्कार दोनों प्राप्त हुए। रणवीर सिंह, मीना साहा और रविंद्र पाल सिंह, इन तीनों को अर्जुन पुरस्कार और लक्ष्मण पुरस्कार दोनों प्राप्त हुए हैं। रणवीर सिंह, मीना साहा, रविंद्र पाल सिंह, इन तीनों को। उत्तर प्रदेश का कुशीनगर किस लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का कुशीनगर किस लिए प्रसिद्ध है? बुद्ध के प्रबोधन, भगवान बुद्ध का जन्म स्थान, बुद्ध का महापरिनिर्वाण, और इसमें से कोई नहीं। सी है इसका आंसर। कुशीनगर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यह एक ऐतिहासिक स्थल है जहां महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। यह गौतम बुद्ध धर्म के संस्थापक थे। इसका जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व शाक्य कुल में हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार हिंदी सेवा के संदर्भ में हिंदी संस्थान द्वारा प्रदान नहीं किया जाता? लोहिया अतिविशिष्ट सम्मान, शांति भूषण सम्मान, भारत सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित पुरस्कार में से हिंदी सेवा के संदर्भ में ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी संस्थान द्वारा प्रदान नहीं किया जाता, बल्कि यह भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भाषा में लिखता है इस पुरस्कार के योग्य है। अन्य विकल्प हिंदी सेवा के लिए हिंदी संस्थान द्वारा प्रदान किए जाते हैं। हिंदी संस्थान वाला कौन से? लोहिया अतिविशिष्ट सम्मान, साहित्य भूषण सम्मान, भारती सम्मान, महात्मा गांधी साहित्य सम्मान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सम्मान, अवंतीबाई सम्मान हिंदी संस्थान द्वारा प्रदान किए जाते हैं। लोहिया अतिविशिष्ट सम्मान, साहित्य भूषण सम्मान, भारती सम्मान, महात्मा गांधी साहित्य सम्मान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सम्मान, अवंतीबाई सम्मान, ये सब हिंदी संस्थान द्वारा प्रदान किए जाते हैं। हाल ही में मथुरा वृंदावन नगर निगम के कितने वार्डों को पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किया है? 20, 22, 18, 26। ये करंट का क्वेश्चन होगा उस टाइम।
फिर देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने सितंबर 2021 में श्री कृष्ण जन्मस्थली मथुरा वृंदावन नगर निगम के 22 पहाड़ों को तीर्थ स्थल घोषित किया है। यह प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन हेतु आते हैं। 22 पहाड़ है भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता को कितना नगद उत्पाद दिया गया? 2 करोड़, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2.5 करोड़। 2 करोड़ दिया था शायद। ये भी वही करंट का ऑप्शन देख लेते हैं। 2 करोड़ सही। उत्तर प्रदेश ने टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक के 2 करोड़ का नगद उपहार दिया था। उपहार प्राप्त विजेता नीरज चोपड़ा भाला भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिकोण में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शामिल है? आगरा, मथुरा, प्रयागराज, वाराणसी। भाई देख लो स्वर्ण त्रिकोण क्या होता है। ये दिल्ली, इसमें दिल्ली आता है और ये दिल्ली से स्टार्ट होता है। फिर ये आगरा, यूपी का आगरा, फिर आगरा से जयपुर। इसी को बोलते हैं स्वर्ण त्रिकोण। स्वर्ण त्रिकोण दिल्ली से स्टार्ट होगा, फिर आगरा से जयपुर। इसी को बोलते हैं स्वर्ण त्रिकोण। तो यूपी का कौन सा जिला आएगा? आगरा। ऑप्शन ए सही है इसका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिकोण में उत्तर प्रदेश का आगरा शहर शामिल है। आगरा, दिल्ली, जयपुर शहर एक त्रिकोणीय आकार बनाते हैं। यही कारण है कि इसे स्वर्ण त्रिकोण कहा जाता है। यह दिल्ली से शुरू होता है, फिर आगरा और राजस्थान जयपुर तक जाता है। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है उद्योग। आइए इसका क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम सेमीकंडक्टर पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित होगा? गोरखपुर, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, वाराणसी। इसका आंसर होगा ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश में पहला सेमीकंडक्टर पार्क ग्रेटर नोएडा के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बनाया जा रहा है। प्रथम सेमीकंडक्टर पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ बनाया जा रहा है, कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा। प्रथम सेमीकंडक्टर पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित हो रहा है? ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर को चाकुओं का शहर कहा जाता है? आपके ऑप्शन है रामपुर, सहारनपुर, बरेली, मिर्जापुर। इसका आंसर होगा रामपुर। चाकुओं का शहर किसे कहा जाता है? रामपुर। चाकुओं का शहर किसे कहा जाता है? रामपुर। चाकुओं का शहर किसे कहा जाता है? रामपुर। उत्तर प्रदेश के रामपुर को चाकुओं के शहर के नाम से जाना जाता है। इस शहर का चाकू निर्माण उद्योग 18वीं सदी से जुड़ा ऐतिहासिक संबंध है। रामपुरी चाकू शहर की शिल्पकला का प्रतीक है। रामपुरी चाकू शहर की शिल्पकला का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिरोजाबाद शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी के पात्र, आबनूस का काम, चूड़ियाँ या लकड़ी का काम। इसका आंसर तो वैसे सभी को पता होगा, कांच का। कांच, भारत की कांच सिटी किसे कहते हैं? फिरोजाबाद। तो इसका सी ऑप्शन होगा चूड़ियाँ। चूड़ियाँ, फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है? चूड़ियों के लिए। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रमुख शहरों के नाम और उपनाम। प्रतापगढ़, आमला नगरी, मुरादाबाद, पीतल नगरी, फिरोजाबाद, चूड़ी नगरी, बरेली, सुरमा नगरी, कानपुर, चरम नगरी। कोई चमड़ा का काम होता है ना। एक बार रिपीट करते हैं। प्रतापगढ़, आमला नगरी, सबसे ज़्यादा आमला होते हैं प्रतापगढ़ में। मुरादाबाद, पीतल नगरी, पीतल के बर्तन। फिरोजाबाद, चूड़ी नगरी। बरेली, सुरमा नगरी, सुरमा। कानपुर, चरम नगर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यवसाय शहर पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है और देश के पीतल शहर के नाम से प्रचलित है? ऑप्शन ए मेरठ,
ऑप्शन बी सहारनपुर, ऑप्शन सी मिर्जापुर, ऑप्शन डी मुरादाबाद। शहर पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध और देश के पीतल शहर के नाम से प्रचलित है। बताइए भाई, अभी तो ऊपर बताया था, इसका आंसर क्या होगा? पीतल नगरी मुरादाबाद। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का व्यवसाय शहर है जो पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है और देश के पीतल शहर के नाम से भी जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी डीजल विद्युत रेल इंजन निर्माण कार्यशाला कहाँ स्थापित है? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी मेरठ। इसका आंसर होगा वाराणसी। डीजल विद्युत रेल इंजन वाराणसी। भारत की सबसे बड़ी डीजल विद्युत इंजन निर्माण कार्यशाला उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी शहर में स्थित है। इसे 1961 में स्थापित किया गया था। 3 वर्ष पश्चात जनवरी 1964 को अपना पहला लोकोमोटिव लॉन्च किया था। इसे 2019 में DLW द्वारा बंद कर दिया गया क्योंकि भारतीय रेलवे अपने नेटवर्क के 100% विद्युतीकरण की ओर अग्रसर हो गया। 2019 में बंद कर दिया भाई इसे। और वो इलेक्ट्रॉनिक इंजन का निर्माण कहाँ होता है? बंगाल में होता है, बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। निम्नलिखित स्थानों में से उत्तर प्रदेश में तेल रिफाइनरी कहाँ अवस्थित है? मिर्जापुर, मथुरा, वाराणसी, आगरा। देख लो कितनी बार आया, ये 4 बार आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इसका आंसर क्या होगा? बी सही होगा, मथुरा में। रेल ऑयल रिफाइनरी मथुरा में। उत्तर प्रदेश की तेल रिफाइनरी मथुरा में अवस्थित है। मथुरा तेल रिफाइनरी का स्वामित्व इंडियन ऑयल के पास है। मथुरा शहर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है जो कि यमुना नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उत्तर प्रदेश में रोजगार की दृष्टिकोण से कौन सा व्यापक उद्योग है? मिट्टी के बर्तन, हथकरघा, सीमेंट, चमड़ा। चमड़ा जो हथकरघा बी। आइए चलो इसका आंसर देखते हैं, मुझे भी नहीं पता। बी हथकरघा उत्तर प्रदेश में रोजगार की दृष्टि से व्यापक उद्योग है। उत्तर प्रदेश में रोजगार की दृष्टि से कौन सा व्यापक उद्योग है? हैंडलूम, हथकरघा। यहाँ का हथकरघा उद्योग कृषि के बाद रोजगार उपलब्ध कराने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। प्रदेश में हथकरघा सूती वस्त्र के प्रसिद्ध केंद्र मेरठ, टांगा, गोरखपुर, बाराबंकी, इटावा, अमरोहा, मऊ, मुबारकपुर, वाराणसी आदि। सूती वस्त्र वैसे वाराणसी के ज़्यादा फेमस है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चर्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अलीगढ़, कानपुर, मेरठ, आगरा। चर्म उद्योग के लिए आगरा भी है, कानपुर भी है, पर ज़्यादा वैसे कानपुर है। सी कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है। यह शहर अपने चमड़ा या कपड़ा उद्योग के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। अलीगढ़ शहर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मेरठ खेल सामग्री का निर्माण किया जाता है। उत्तर प्रदेश के लघु तथा मध्यम उद्योगों के लिए दीर्घकालिक ऋण कर व्यवस्था करने वाला संस्था है। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, उत्तर प्रदेश वित्त निगम, नकलो विकास प्राधिकरण। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है बी। उत्तर प्रदेश के लघु तथा मध्यम उद्योगों के लिए दीर्घकालिक ऋण कर्ज की व्यवस्था करने वाला संस्था है। उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम। ओबरा थर्मल पावर केंद्र निम्न में से किसकी सहायता से स्थापित किया गया है?
सोवियत रूस, जापान, जर्मनी, अमेरिका। बताइए इसका आंसर सोवियत रूस होगा और देख लेते हैं। सही है। ओबरा ताप विद्युत गृह सोवियत रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। यह उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले के ओबरा नामक स्थान पर स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हीरा का निष्कर्षण किया जाता है, मतलब प्राप्त किया जाता है? हीरा का प्राप्त कहाँ से होता है? बांदा, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर। इसका आंसर बांदा, देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। बांदा, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हीरे का निष्कर्षण किया जाता है। ललितपुर में यूरेनियम है, हमीरपुर में सेलखड़ी है, मिर्जापुर में बलुआ पत्थर, प्रयागराज में सैंड सिलिका पाया जाता है। बांदा, हीरा कहाँ है? बांदा। यूरेनियम कहाँ है? ललितपुर। सेलखड़ी हमीरपुर, सिलिका प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में सीमेंट फैक्ट्री कहाँ स्थित है? मंसूरपुर और नवाबगंज, नोएडा, साहिबाबाद, चुरक और डल्ला, बरेली और रामपुर। आइए इसका आंसर देखते हैं। सी, चुरक और डल्ला। उत्तर प्रदेश में सीमेंट फैक्ट्रियाँ चुरक और डल्ला में स्थित हैं। उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने सोनभद्र के चुरक और डल्ला में स्थापित सोनभद्र में चूना पत्थर पहाड़ियों के बस्ती के कारण 1956 में चुरक में और 1971 में डल्ला में सीमेंट कारखाने में स्थापित किया गया था। चुरक और डल्ला कहाँ पर है? सोनभद्र जिले में है। डल्ला सीमेंट कारखाना संयंत्र एशिया में सबसे बड़ा संयंत्र है। डल्ला सीमेंट कारखाना संयंत्र एशिया में सबसे बड़ा है। एशिया में सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना संयंत्र कहाँ पर है? डल्ला की सहायता इकाई 1980 में चुनार में शुरू की थी। उत्तर प्रदेश सरकार के चर्म संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर मेरठ, कानपुर आगरा, कानपुर बरेली, गोरखपुर मथुरा। इसका ऑप्शन भी सही है, कानपुर और आगरा। यूपी में भारतीय टेलीकॉम इंडस्ट्री लिमिटेड की विनिर्माण सुसाध्यता कहाँ अवस्थित है? कानपुर, गोरखपुर, नैनी, प्रयाग, रायबरेली, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, अलीगढ़। देखते हैं बी। उत्तर प्रदेश में नैनी, प्रयाग और रायबरेली में भारतीय टेलीफोन इंडस्ट्री लिमिटेड की विनिर्माण सुसाध्यता अवस्थित है। आयुध कारखाना यूपी में कहाँ अवस्थित है? कानपुर, लखनऊ, रेणुकूट, हजरतपुर। बताइए इसका आंसर क्या होगा। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। कानपुर काफ़ी पहले से तोपगोला हथियारों के निर्माण से लेकर आयुध भंडारण का बड़ा केंद्र रहा है। आयुध कारखाना यूपी में कहाँ अवस्थित है? कानपुर में। गंगा और यमुना नदी के बीच में बसे इस शहर में जल परिवहन की सुगम व्यवस्था थी, इसलिए अंग्रेजों ने इसे पहला गढ़ बना लिया। सैन्य जरूरतों का सामान आयुध बनाकर इन्हें जलमार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा बीएमएल है? चीनी के बर्तन खुर्जा, टॉर्च उद्योग लखनऊ, खाद्य उद्योग गोरखपुर, सिगरेट आगरा। इसका ऑप्शन डी गलत है। सिगरेट उद्योग ये कहाँ? गाजियाबाद। चीनी के बर्तन खुर्जा, टॉर्च उद्योग लखनऊ, खाद्य फर्टिलाइजर गोरखपुर। खाद्य फर्टिलाइजर कहाँ? गोरखपुर। सिगरेट उद्योग कहाँ पर है? गाजियाबाद। निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है? वाराणसी। इसका आंसर उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर। निम्नलिखित में किस जिले में चीनी मिट्टी की वस्तुएं बनाई जाती हैं? फिरोजाबाद में चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग उद्यान किस नगर में अवस्थित है?
वाराणसी, आगरा, बंतर, उन्नाव, डिबिया, औरैया। चमड़ा प्रौद्योगिक उद्यान किस नगर में अवस्थित है? इसका आंसर होगा बंतर, उन्नाव। आप डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। 1889 में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ की गई थी? कानपुर, लखनऊ, आगरा, मेरठ। उत्तर प्रदेश के प्रथम पेपर मिल की स्थापना 1889 में लखनऊ में की गई थी। वर्तमान में भारत में कागज के कारखाने टीटागढ़, जगाधरी, सहारनपुर, नेपा नगर आदि स्थानों पर है। यूपी में चीनी चिकनी मिट्टी कहाँ से प्राप्त होती है? बांदा, हमीरपुर, नरौरा, सोनभद्र। आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में चीनी चिकनी मिट्टी चाइना के लिए मुख्य रूप से सोनभद्र जिले से प्राप्त होती है। सहारनपुर के अलावा बांदा और मिर्जापुर में। भाई आज यहीं क्लास ख़त्म करते हैं। थैंक यू।